डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर हमला किया है। दोनों देशों ने दावा किया है कि उनके हमले आतंकवादियों के खिलाफ है, न कि आम नागरिकों के। इन दो घटनाओं ने मध्य पूर्व में लगी आग को दक्षिण एशिया तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान और ईरान लगभग 900 किलोमीटर 560 मील तक फैली एक अस्थिर सीमा साझा करते हैं, जिसके एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है और दूसरी तरफ ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत है। दोनों देशों ने सीमा पर आसान बलूच क्षेत्र में लंबे समय से आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी है। दोनों देशों का दुश्मन एक ही तरह के हैं, जो अलगाववाद की भावना रखते हैं, लेकिन सीमा पार एक दूसरे की धरती पर इन अलगाववादियों पर हमला करना बेहद असामान्य है। ये हमले तब हुए जब ईरान समर्थित मिलिशिया गुट गाजा युद्ध के कारण इसराइल और उसके सहयोगियों को निशाना बना रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार मंगलवार रात को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर हमले किए। ईरान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में छिपे हुए जैश अल अदल आतंकवादी समूह के ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं पाकिस्तान ने दावा किया कि ईरान के हमलों में 2 बच्चों की मौत हुई, जबकि 3 लड़कियां घायल हुई हैं। पाकिस्तान ने इसे अपनी संभवतः एयरस्पेस का उल्लंघन भी बताया है। ईरान ने दावा किया कि उसने केवल पाकिस्तान की धरती पर ईरानी आतंकवादियों को निशाना बनाया था और किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन इस हमले से पाकिस्तान में गुस्सा फैल गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून और पाकिस्तान और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों की भावना का घोर उल्लंघन कहा। ईरान की राज्य समर्थित तस्नीम समाचार एजेंसी ने कहा कि वह सुन्नी आतंकवादी समूह जैश अल-अदल के गढ़ों को निशाना बना रही है, जिसे ईरान में जैश अल-दुलम या न्याय की सेना के नाम से जाना जाता है। अलगाववादी आतंकवादी समूह ईरान पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर काम करता है। पहले भी ईरानी ठिकानों पर हमलों की जिम्मेदारी ले चुका है। इसका अंतिम लक्ष्य ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता है। पाकिस्तान ने क्यों किया जवाबी हमला? ईरान के हमले से पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति लगातार बढ़ रहा था। चुनाव के ठीक पहले कार्यवाहक सरकार इस विरोध को झेलने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने का विकल्प चुना। पाकिस्तान ने ईरानी हमले के 2 दिन बाद सिस्तान और बलूचिस्तान में कथित तौर पर अलगाववादी ठिकानों पर हवाई हमला किया। पाकिस्तान ने इसे अत्यधिक समन्वित और विशेष रूप से लक्षित सटीक सैन्य हमलों की एक श्रृंखला करार दिया। गुरुवार को हमलों की घोषणा करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कई आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं ईरानी अधिकारियों ने कहा कि सिलसिलेवार विस्फोटों में कम से कम 7 लोग मारे गए, 3 महिलाएं और 4 बच्चे। पाकिस्तान और ईरान के बीच है पुराना विवाद। एक दूसरे की सीमाओं के दोनों ओर सक्रिय अलगाववादियों के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान का संघर्ष नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों की आसान सीमा पर घातक झड़पें लगातार होती रही हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के अनुसार पिछले महीने ही ईरान ने जैश अल-अदल आतंकवादियों पर सिस्तान और बलूचिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने का आरोप लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप 11 ईरानी पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी। हालांकि जो सबसे ज़्यादा असामान्य है वह है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पहले सूचित किए बिना दूसरे की ज़मीन पर हमला किया। ईरान पाकिस्तान तनाव पर विशेषज्ञों ने क्या कहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े क्षेत्रीय संघर्ष ने ईरान को अपनी सीमाओं से परे लक्ष्यों पीछा करने में अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित किया है, विशेष रूप से जब अमेरिका ने क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए ईरान के आसपास अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। पाकिस्तान में हमले से एक दिन पहले ईरान ने इराक और सीरिया पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। ईरान ने दावा किया कि वह इजराइल बलों और ईरानी विरोधी आतंकवादी समूह के लिए एक जासूसी अड्डे को निशाना बना रहा है। इस बीच लेबनान सीमा पर इजराइल और शक्तिशाली ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह के बीच भारी लड़ाई जारी है। अमेरिका यमन में ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों से लड़ रहा है, जिन्होंने गाजा पर इजराइल के हमले को बदला लेने के नाम पर लाल सागर में जहाज़ों पर हमला किया है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के वरिष्ठ फेलो करीम सजादपुर ने कहा कि यदि आप ईरान और उसके प्रतिनिधियों की निंदा नहीं करते हैं तो उन गतिविधियों को जारी रखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यमन, सीरिया जैसे संघर्षग्रस्त देशों के विपरीत मध्य पूर्व में ईरान की प्रमुख स्थिति का मतलब यह है कि उसे क्षेत्रीय अस्थिरता और शक्ति के रिक्त स्थान को भरने से लाभ होगा। ईरान की गतिविधियाँ इससे कई आगे बढ़ाने का काम करती है। नाटो के पूर्व सर्वोच्च सहयोगी कमांडर सेवानिवृत्त अमेरिकी सेना जनरल वेस्ले क्लार्क ने कहा कि विभिन्न शत्रुताएं ईरान को क्षेत्र में एक नेता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने के प्रयास को दर्शाती है। उन्होंने CNN से कहा कि ईरान क्षेत्रीय आधिपत्य को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक समय अमेरिका और इसराइल मध्य पूर्व में मजबूती के साथ खड़े हैं। ऐसे में ईरान को जवाबी हमला करने और खुद को मुखर करने की आवश्यकता महसूस होती है।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान जहाँ मिलते हैं वहाँ बलूच लोग रहते हैं। उन्होंने लंबे समय से खुद की संरचना के लिए उग्र प्रदर्शन किया है। उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान और ईरान से नाराजगी जताई है और इस कारण ये इलाका दशकों से विद्रोही शक्तियों का अड्डा बना हुआ है। ये शक्तियाँ सीमा के दोनों लगभग बराबर प्रभाव डालती हैं। जिस क्षेत्र में वे रहते हैं वो प्राकृतिक संसाधन से भी समृद्ध है, लेकिन बलूच अलगाववादियों की शिकायत है कि उनका इसका लाभ नहीं मिलता है। ये इलाका अब भी दोनों देशों के सबसे पिछड़े, अशिक्षित और अल्पविकसित है। ईरान को अपने कुर्द, अरब और बलूच अल्पसंख्यकों के विद्रोह का एक लंबा इतिहास भी झेलना पड़ा है। मंगलवार को ईरान के हमलों से कूटनीतिक विवाद छिड़ गया है। पाकिस्तान ने ईरान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। अपनी पड़ोसी से सभी उच्च स्तरीय यात्राओं को निलंबित कर दिया। तस्मीन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के हमलों के बाद ईरान ने गुरुवार को अपने पड़ोसी से तत्कालीन स्पष्टीकरण की मांग की है। आसपास के देशों ने भी इस तनाव पर बयान दिया है। भारत ने कहा कि वह आतंकवाद के प्रति सहिष्णुता रखता है और यह हमला ईरान और पाकिस्तान के बीच का मामला था। चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव को और अधिक बढ़ने से बचने का आग्रह किया है। बुधवार को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैट मिलर ने कहा कि वाशिंगटन मध्य पूर्व को पूर्ण पैमाने पर संघर्ष में फैलने से रोकने के लिए काम कर रहा है। उन्हें पाकिस्तान, इराक और सीरिया का जिक्र करते हुए कहा, हमने पिछले कुछ दिनों में ईरान को अपने 3 पड़ोसियों की संप्रभुता सीमाओं का उल्लंघन करते देखा है। जब मिलर से ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए अमेरिका के लंबे समय से सहयोगी पाकिस्तान की क्षमता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे शांति से हल किया जा सकता है। आइए हम जो अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर है उसके बारे में बात करें। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने अबू धाबी में बन रहे बैप्स हिंदू मंदिर का दौरा किया है। इस दौरान राजदूत ने मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति देखी। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर के निर्माण का ऐलान किया था। अब इसका निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि 1 महीने से भी कम समय बचा है। अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर का निर्माण कार्य अब पूरा होने वाला है, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने साल 2015 में किया था। भारतीय राजदूत ने इसकी प्रगति देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 14 फरवरी को प्रधानमंत्री अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर की उद्घाटन करेंगे। बैप्स हिंदू मंदिर संस्था ने प्रधानमंत्री मोदी को अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करने के लिए बीते साल दिसंबर में निमंत्रण दिया था, जिसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। स्वामी नारायण संस्था ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। बयान में बताया कि स्वामी ईश्वरचरण दास प्रधानमंत्री मोदी को माला पहनाकर और भगवा शाल ओढ़कर उनका स्वागत करेंगे। बयान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में तीर्थ स्थानों के विकास और पुनर्निर्माण में अभूतपूर्व काम किया है। मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम होगा, जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। अबू धाबी में बन रहे हिंदू मंदिर को देखने फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय भी पहुंचे। उन्हें सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर इस मंदिर के निर्माण पर खुशी जताई और इसे अभूतपूर्व आध्यात्मिक पल बताया। विवेक ओबराय को अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का भी निमंत्रण मिला है। बैप्स बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था एक सामाजिक आध्यात्मिक संस्था है की जड़ें वेदों में हैं। स्वामी नारायण संस्था ने नई दिल्ली, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर के अलावा उत्तरी अमेरिका, अटलांटा, ऑकलैंड, शिकागो, ह्यूस्टन, लंदन, लॉस एंजल्स, नैरोबी, रॉबिन्सविले, सिडनी, टोरंटो में भव्य मंदिरों का निर्माण कराया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।